बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो है वो नेक्स्ट लेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। होपफुली आपको लास्ट लेक्चर्स जो हैं वो इजीली जो है वो अंडरस्टैंड हो चुके होंगे और उसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हमने कुछ जो है अपनी सिंपल जो टर्मिनोलॉजीज़ लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, आज हम फर्दर हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के हमारे जो कंटेंट्स हैं उसमें हम देखेंगे सिस्टम बूट क्या होता है और बूट सीक्वेंस कौन से स्टेप्स में फॉलो होता है। उसके बाद हम देखेंगे कोल्ड बूट और वार्म बूट में डिफरेंस क्या है हमारे पास। उसके बाद हम देखेंगे पावर गुड सिग्नल्स क्या होते हैं, देन स्टार्टअप कोड किसको कहते हैं, चेकसम कैलकुलेशंस किस तरह से की जाती हैं और उसके बाद देखेंगे MBR क्या चीज़ होती है। देन हम लास्ट में देखेंगे कर्नल और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इसमें जो है वो एंटर होता है या एग्जीक्यूट होता है। हाँ जी, सबसे पहले हमने स्टूडेंट से देखना है कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो बेसिकली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आता है, जैसे हम नॉर्मली जो है वो विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, तो जब तक आपको विंडोज़ की प्रॉपर जो है वो स्क्रीन या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नज़र नहीं आता, तब तक आपके कंप्यूटर को ऑन करने से लेकर उस स्क्रीन तक के दरमियान में जो जो प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं और जिस तरह से सीक्वेंस वाइज जो स्टेप्स उसमें परफॉर्म होते हैं वो बेसिकली हमने इसमें देखने हैं। तो उसको हम बेसिक बूट प्रोसेस भी कहते हैं या बेसिक सिस्टम बूट प्रोसेस वो आपका कहलाता है। इस प्रोसेस में बेसिकली हमने ये देखना होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपकी हार्ड से मेमोरी में कैसे आता है और कितने मराहल से गुजरने के बाद आप उस तक पहुंचते हैं या वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको स्क्रीन पर नज़र आता है। और इसमें आपके बहुत सारे इनिशियल स्टेप्स होते हैं जो कि आपके इसमें परफॉर्म किए जाते हैं जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं। मतलब आप जब कंप्यूटर ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं उसको, तो पावर ऑन करने के बाद बहुत सारे स्टेप्स से गुजरने के बाद, बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद आपका जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोड होता है और अपनी वर्किंग कंडीशन में आता है। हाँ जी, जो बूट आपका प्रोसेस है वो एक प्रॉपर सेट ऑफ सीक्वेंस है और उसके आपके पास बेसिकली 2 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। नॉर्मली आलमोस्ट तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं या यूज़ किए जाते हैं, उनमें ज़्यादातर इसके जो है वो 2 सेक्शंस या पोर्शंस इसको डिवाइड किया जाता है। जो इसका पहला पोर्शन है या पहला इसका हाफ सेक्शन होता है, उसमें नॉर्मली आपका जो है वो जो आपकी रोम है आपके कंप्यूटर में या मदरबोर्ड पे जो आपकी रोम इंस्टॉल होती है या फिक्स होती है, जिसे हम फर्मवेयर भी कहते हैं, बेसिकली उसके थ्रू आपके जो है वो कुछ कमांड्स और कुछ जो है आपकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं सिस्टम पर। और ये आलमोस्ट तकरीबन तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ये जो फर्स्ट पोर्शन है, फर्स्ट सेक्शन है, ये सेम ही होता है। इसके जो स्टेप्स हैं सीक्वेंस में हम देखेंगे। सबसे पहले जैसे यूज़र जो है वो कंप्यूटर को या पीसी को स्विच ऑन करता है तो क्या होता है, जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, टर्न ऑन करते हैं, तो सबसे पहले आपकी जो पावर सप्लाई है वो एक सेल्फ चेक या सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करती है। तमाम डिवाइसेस को वो देखती है कि जो है वो प्रॉपरली रनिंग कंडीशन में है या उनमें जो है वो जो वोल्टेज की जो मिकदार है वो कितनी है, एक्यूरेट है या नहीं है। इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद वो सीपीयू को एक सिग्नल जो है वो फॉरवर्ड करती है, जिसे हम पावर गुड सिग्नल का नाम देते हैं। हाँ जी, पावर गुड सिग्नल को अगर हम डिफ़ाइन करने जाएं तो बेसिकली हम इसको किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। ये आपके पास, क्योंकि आपकी जो पावर सप्लाई है वो एक सिग्नल जनरेट करती है और आपको स्टूडेंट्स अच्छे से इस चीज़ का अंदाज़ा है कि कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर में जितना भी आपका डाटा, इंफॉर्मेशन या सिग्नल्स जो है वो मूव करते हैं एक पोर्शन से या एक डिवाइस से या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक, तो बेसिकली वो आपके पास वोल्टेज होती है जो कि आपकी हाई और लो वोल्टेज के दरमियान में जो है डिफरेंट सिग्नल्स लाए करते हैं और वो आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान में कम्युनिकेशन का काम करते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि आपकी जो है पावर सप्लाई एक सिग्नल जो जनरेट करती है, जिससे सीपीयू को अंदाज़ा होता है
कि आपके सिस्टम की तमाम डिवाइसेस की इस टाइम क्या कंडीशन है या उनमें वोल्टेज किस तरह से जो है वो सप्लाई हो रही है। तो वो जो सिग्नल जनरेट करती है उसको हम पावर गुड सिग्नल का नाम देते हैं। और ये बेसिकली आपका बहुत ही लो वोल्टेज यानी 5 वोल्टेज ऑलमोस्ट इसकी जो है वो पावर होती है। ये सिग्नल जनरेट होता है आपकी पावर सप्लाई से, और ये जो सिग्नल है ये डिपेंड करता है कि उस तमाम जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो इंटरनली जो है वो पावर सप्लाई से किस तरह से कनेक्टेड हैं और किस तरह से वोल्टेज जो है वो उसमें से ले रहे हैं। और इसका जो सिग्नल जनरेट करने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो आपके कंप्यूटर के ऑन होने के तकरीबन 1 से 5 सेकंड के अंदर अंदर होता है। और ये 1 से 5 सेकंड यानी 0.5 to 0.5 सेकंड्स विद इन, बहुत ही शॉर्ट आप इसे कहेंगे, टाइम में जो है वो आपके सीपीयू को सिग्नल जनरेट किया जाता है। अगर प्रॉपरली सिग्नल जो है वो आपके सीपीयू को प्रोवाइड कर दिया गया है सिस्टम के, तो सीपीयू जो उस हिसाब से नेक्स्ट प्रोसेस पे चला जाता है। और अगर सपोज़ वो जो सिग्नल है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो सीपीयू ऑब्वियसली आपको स्क्रीन पे कुछ जो है वो एरर मैसेजेस शो करता है अकॉर्डिंग टू द सिग्नल कि कहाँ पे आपकी पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है, यानी आपका कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपरली ऑन नहीं होता है। हाँ जी, उसके बाद जैसे ही आपके कंप्यूटर को या सीपीयू को पावर गुड सिग्नल जो है वो प्रोवाइड हो जाता है, तो सीपीयू जो है वो अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ जाता है। और वो सबसे पहले जो आपकी मदरबोर्ड पर जो रोम कनेक्टेड होती है, जिसे आप परमानेंट रोम का नाम दे सकते हैं, ये आपके पास एक स्मॉल मेमोरी चिप होती है जो पहले से एम्बेडेड होती है आपके सिस्टम के अंदर, और ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर टाइम इसको उसमें एम्बेड किया जाता है। तो इसको नॉर्मली हम फर्मवेयर का नाम भी देते हैं। सीपीयू सबसे पहले वहाँ से एक स्टार्टअप कोड जो है वो लेता है और उसके हिसाब से अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। उसकी वजह यह है कि सीपीयू जो है वो स्टार्ट में बिल्कुल ही ब्लैंक होता है, उसके बाद किसी किस्म का कोड, किसी किस्म की इंस्ट्रक्शंस मौजूद नहीं होती हैं। तो ऑटोमेटिकली उसके पास एक लिंक होता है कि वो वहाँ से रोम में से जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन के लिए कमांड्स या कोड्स को सिलेक्ट करना शुरू कर देता है, और इसी तरह से उसका जो है प्रोसीजर देन फर्दर कंटिन्यू होता रहता है। हाँ जी, जो सीपीयू को रोम से जो कोड मिलता है जिसको एग्जीक्यूट करता है वो बेसिकली कहाँ होता है, वो जो आपकी फिक्स्ड रोम है जो मदरबोर्ड पे फिक्स होती है उसके एड्रेस एक्स पे होता है। ये बेसिकली उसका स्टार्टिंग एड्रेस होता है जहाँ से वो ऑटोमेटिकली जो है वो कोड उठाना शुरू कर देता है। 1 by 1 इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स को वो फेच करना शुरू कर देता है और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। तो बेसिकली जो सीपीयू का काम करने का तरीका होता है वो बड़ा सिंपल ही होता है। उसमें उसके पास 3 जो है वो प्रोसीजर्स होते हैं, वो कंटिन्यू करता है इस प्रोसीजर से, फेच करता है सबसे पहले, उसके बाद डीकोड और देन एग्जीक्यूट करता है। और ये प्रोसेस वो सबसे पहले रोम से स्टार्ट कर देता है, और जहाँ से वो चीज़ उठाता है या कोड लेता है वो एड्रेस जो है वो आपके रोम में सबसे पहला एड्रेस वो एक्स होता है। तो एक्स लोकेशन पे जो भी उसको कमांड्स या जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उनको फर्दर एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाता है, और इस तरह से आपका आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर जो है वो रनिंग कंडीशन में आना शुरू हो जाता है। अगर सपोज़ इस एड्रेस एक्स पे जो भी इंस्ट्रक्शन है अगर वो करप्ट हो जाए, मींस आपकी जो रोम है वो ख़राब हो जाए, किसी भी वजह से उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, तो ऑटोमेटिकली आपका जो सीपीयू है वो नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ नहीं जाएगा, या दूसरे अल्फाज में आपका कंप्यूटर प्रॉपरली रनिंग कंडीशन में नहीं आता है। स्टूडेंट्स, इस प्रोसीजर को समझने के लिए थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि बेसिकली जो आपका सीपीयू है वो काम किस तरह से करता है, यानी फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट प्रोसेस होता क्या है एक्चुअली। तो सबसे पहले अगर आप नोटिस करें तो आपके जो सीपीयू के 2 सेक्शंस होते हैं, एक आपका कंट्रोल यूनिट होता है, दूसरा आपका ईएलयू होता है। कंट्रोल यूनिट जो आपके ओवरऑल तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जबकि ईएलयू यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट बेसिकली तमाम कैलकुलेशंस चाहे वो अरिथमेटिक हो या लॉजिकल हो वो परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कंट्रोल यूनिट। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपका कंट्रोल यूनिट जो है वो रैम से, या जो आपकी टेम्प्रेरी मेमोरी होती है या जो भी मेमोरी उसके एक्सेस में है, वहाँ से वो स्टेप बाय स्टेप फेच करता है इंस्ट्रक्शंस को या कमांड्स को, और वो इंस्ट्रक्शंस वो लाकर अपने रजिस्टर्स में स्टोर करता है। यहाँ पे बहुत सारे रजिस्टर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद वहाँ से वो रजिस्टर से कंट्रोल यूनिट 1 by 1 इंस्ट्रक्शंस लेकर उसको डीकोड करता है। स्टूडेंट, डीकोड से मुराद हम लेते हैं कि उसको वो
ओपन करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको ट्रांसलेट करता है और फिर उसमें से उसके मीनिंग्स और पर्पस को फाइंड करते हुए नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ जाता है, जो कि एग्जीक्यूशन का प्रोसेस होता है, जिसका मतलब यह है कि उस इंस्ट्रक्शन में, उस कोड में जो चीज़ भी है, जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करने के लिए सीपीयू को कहा गया है, उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन को अप्लाई करता है। इन केस अगर वो एग्जीक्यूशन ALU से परफॉर्म करवानी है, वो ALU से परफॉर्म करवाता है। अगर उसमें एग्जीक्यूशन में सपोज़ डाटा जो है वो मेमोरी में सेंड करना है, यानी उसमें राइट करना है, या वहाँ से लेकर आना है, मीन्स रीड करना है, तो वो भी परफॉर्म करता है। तो बेसिकली ये आपका इस तरह से प्रोसीजर चलता है। जब वो एक एग्जीक्यूशन कर लेता है एक इंस्ट्रक्शन की, तो फिर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रैम में से या मेमोरी में से सीक्वेंस वाइज लेता जाता है और इसी तरह से उसको डिकोड और फिर एग्जीक्यूट करता है। और ये इस तरह से एक आपका साइक्लिक फॉर्म में जो है वो प्रोसेस कंटिन्यूसली मूव करता है। हाँ जी, अगर हम बात करते हैं इसको थोड़ा सा डेप्थ में देखें तो एक्चुअली जो आपकी मेमोरी है, वहाँ से जो भी चीज़ आपकी जो है वो प्रोसेसर तक लाई जाती है, तो वो आपकी बेसिकली डाटा बस और एड्रेस बस की मदद से लाई जाती है। एड्रेस बस बेसिकली मेमोरी एड्रेसेस को लोकेट करती है, जबकि डाटा बस में उस मेमोरी में से डाटा जो आना है या उस मेमोरी में जो भी डाटा आपने जो है शिफ्ट करना है, वो एड्रेस डाटा बस में मूव किया जाता है, उसमें प्लेस किया जाता है। अब जब भी इंस्ट्रक्शन आपकी मेमोरी से जो है वो फेच की जाती है, लाई जाती है, तो सबसे पहले वो आपकी मेमोरी जो एड्रेसेस हैं डिफरेंट आपके पास जो रजिस्टर्स हैं आपके जो सीपीयू के अंदर, उनमें उसको प्लेस किया जाता है, जिसके अंदर डिफरेंट आपके इंस्ट्रक्शन जो रजिस्टर्स हैं इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि इसमें आपके पास पीसी है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, हमेशा इसमें आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है जो कि वो मेमोरी में प्लेस है, यानी मेमोरी में जिस एड्रेस पे भी आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी, उसका जो भी एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिक आपका पीसी या प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में होता है। इसी तरह से जो भी चीज़ आपने मेमोरी से लानी है, अगर वो आपकी कोई भी डाटा वैल्यू है, तो वो डाटा वैल्यू कहाँ पर है, वो किस लोकेशन पे है, उसका एड्रेस आपके पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या MAR में प्लेस होता है। तो ये बेसिकली आपके इंटरनल रजिस्टर्स हैं जो सीपीयू के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह से अगर कंट्रोल यूनिट को जब इंस्ट्रक्शन को वो डीकोड करता है, तो उसकी इंस्ट्रक्शन के 3 पार्ट्स को बेसिकली वो देखता है। सबसे पहले होता है ऑपरेंड कोड। ऑपरेंड कोड में एक्चुअली वो कमांड लिखी हुई होती है कि आपने क्या एक्शन परफॉर्म करना है। उसके बाद आपके पास होता है ऑपरेंड। ऑपरेंड बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें आपके पास डिफरेंट जो है वो एड्रेसेस, चाहे वो मेमोरी एड्रेसेस हैं डाटा के लिए या वो मेमोरी एड्रेसेस हैं आपकी इंस्ट्रक्शन के लिए, वो यहाँ पे प्लेस्ड होते हैं। तो वो इनको ओपन करता है कोड के हिसाब से, उन इंस्ट्रक्शंस को या उन एड्रेसेस पे जाके जो भी डाटा होता है उसे फेच करता है। फेच करने के बाद ज़रूरत के मुताबिक उनको जो है वो रजिस्टर्स में प्लेस करता है, जिसमें आपके पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स हो सकते हैं, बेस रजिस्टर्स हो सकते हैं, आपके पास डाटा रजिस्टर्स हो सकते हैं। डिफरेंट रजिस्टर्स आपके इस काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इन तमाम चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपका कंट्रोल यूनिट जो है वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल करता है, अपने ऑर्डर्स को इस्तेमाल कर रहा होता है। और आपके जो A फॉर एक्यूमुलेटर एंड B फॉर बेस रजिस्टर्स, इनमें जो भी आपका डाटा मौजूद होता है उस पर कैलकुलेशन जो है वो ALU परफॉर्म करता है। इसके बाद फाइनली जो भी रिजल्ट्स प्रोवाइडेड होते हैं, जो भी कैलकुलेशंस का रिजल्ट्स आते हैं, वो दोबारा रिटर्न हो जाते हैं डाटा बस को, और डाटा बस से दोबारा आपकी मेमोरी में प्लेस कर दिए जाते हैं। तो बेसिकली आपका जो सीपीयू है वो हर इंस्ट्रक्शन को इस पूरे एक जो सर्कुलर प्रोसीजर है उससे गुजारते हुए उसको कंप्लीट करता है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ वो जो है आगे मूव करता है। हाँ जी स्टूडेंट, तो जैसे हमने देखा कि सीपीयू जो है वो रोम से स्टार्टअप कोड जो है वो लेता है और उसके बाद वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। तो बेसिकली उस कोड में बहुत सारी आपकी रूटीन्स होती हैं। उन रूटीन्स में सबसे पहले जो काम होता है, जो कमांड्स होती हैं उन रूटीन्स में, वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपके हार्डवेयर को टेस्ट करने के लिए होती हैं कि क्या आपका हार्डवेयर जो है वो प्रॉपर्ली अपनी जगह पर प्लेस्ड है। मींस आपकी तमाम हार्डवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपकी जो हैं या पेरिफेरल डिवाइसेस अपनी अपनी जगह पर प्रॉपर्ली अटैच्ड है, कनेक्टेड है और अपनी वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। अगर वो प्रॉपर्ली अपनी वर्किंग कंडीशन में है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो रोम इंस्ट्रक्शंस है वो 1 बाय 1 फर्दर मज़ीद रूटीन्स या कमांड्स की तरफ मूव हो जाती हैं और ये बारी बारी सीपीयू से एग्जीक्यूशन की तरफ जा रही होती हैं। लेकिन अगर सपोज़ इस टेस्ट के दौरान कोई भी डिवाइस प्रॉपर्ली अपनी वर्किंग कंडीशन में नहीं है या किसी किस्म का भी उसमें कोई एरर, कोई भी जो है वो हर्डल आती है, तो उसके लिए चेकसम परफॉर्म किया जाता है
चेकसम बेसिकली आपकी कैलकुलेशन होती है जिसके ज़रिए जो है वो उनकी स्टेट को मॉनिटर किया जाता है, जो भी आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस आपकी कंप्यूटर में अटैच होती हैं। चेकसम को अगर हम डिफ़ाइन करें तो चेकसम आपके पास स्मॉल साइज्ड डेटम होता है। डाटा अगर बहुत ही आपके पास शॉर्ट फॉर्म में हो तो उसे हम डेटम का नाम देते हैं। दैट इज़ यूज टू डिटेक्ट एरर्स, जिसका काम सिर्फ आपके एरर्स को डिटेक्ट करना है। और ये डिफरेंट एल्गोरिदम्स या डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू जो है चेकसम को परफॉर्म किया जाता है, जिससे आपका जो भी डाटा है या जो कमांड्स हैं वो एग्जीक्यूशन के बाद आपको किसी न किस्म के रिजल्ट्स प्रोवाइड करती हैं और रिजल्ट्स को फर्दर जो है सीपीयू अपनी कैलकुलेशंस या मज़ीद कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल करता है। हाँ जी, जैसे चेकसम जो वो कंप्लीट होता है, अगर सपोज उसमें किसी किस्म की कोई भी एरर्स या कोई भी इस किस्म की जो है वो आउटपुट रिजल्ट्स नहीं मिलते, जिससे कि ये अंदाज़ा हो कि हार्डवेयर प्रॉपर्ली वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो वो फ़ौरन से जो है अपने नेक्स्ट कमांड्स की तरफ या नेक्स्ट रूटीन्स की तरफ चला जाता है, जिसको हम बायोस रूटीन्स भी कहते हैं। बायोस बेसिकली इनपुट आउटपुट आपका सिस्टम है। ये वो रूटीन्स होती हैं जो बेसिकली आपके सिस्टम को जो है प्रॉपर्ली स्टार्टअप की तरफ लेके जाती हैं, जिससे आपका पूरा सिस्टम जो है वो वर्किंग कंडीशन में आना शुरू हो जाता है। इसके दौरान हमने कुछ जो है ये भी देखना होता है कि सिस्टम जब आपका स्टार्ट हो रहा होता है प्रॉपर्ली, तो उसमें जो है सिस्टम की स्टार्टिंग जो कंडीशंस होती हैं उसको चेक किया जाता है। उसमें दो तरह की कंडीशंस होती हैं, एक आपके पास कोल्ड स्टार्ट होता है और एक आपके पास वार्म स्टार्ट होता है। ये दो तरह के स्टार्ट्स होते हैं जिसके हिसाब से स्टार्टिंग जो है वो आपकी डिफरेंट होती है। कंप्यूटर की जो है वो वर्किंग कंडीशन में आने की जो स्टेबिलिटी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इनको हम बारी बारी देखेंगे कि कोल्ड स्टार्ट हमारे पास क्या होता है और वार्म स्टार्ट हम किसको कहते हैं। हाँ जी, कोल्ड स्टार्ट से मुराद ये है कि जब आपका कंप्यूटर काफ़ी टाइम से बंद था, प्रॉपर्ली शट डाउन था, और आप उसको कुछ टाइम के बाद जब उसको आप स्टार्ट करते हैं तो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ आपको बिल्कुल स्टार्ट से यानी ज़ीरो से स्टार्ट लेनी पड़ती हैं। इस प्रोसीजर में तमाम तर एक्टिविटीज़ को वन बाय वन परफॉर्म किया जाता है। तमाम आपकी जो कमांड्स हैं वो तमाम की तमाम एज इट इज़ सीक्वेंस में बारी बारी एग्जीक्यूट होती हैं, तो इसको हम कोल्ड बूट का नाम देते हैं। जबकि जो वार्म बूट होता है उसमें बेसिकली आपका कंप्यूटर कुछ देर के लिए जो है वो यूज़ होने के बाद टेम्प्रेरी तौर पे आप उसे टर्न ऑफ करते हैं, तो उसमें आपका जो कंप्यूटर है या उसकी डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ है या जो मेमोरी में बहुत सारी आपकी जो है कमांड्स वो वैसी की वैसी मौजूद रहती हैं। मींस आप उसको फ़ौरन से दोबारा वर्किंग स्टेट में ला सकते हैं और बहुत सारे इनिशियल स्टेप्स को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, और ये बहुत जल्दी जो है वो कंप्यूटर अपनी वर्किंग कंडीशन में दोबारा आ जाता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि मदरबोर्ड पे आपके जो बायोस है या आपका जो सिस्टम बेसिक इनपुट आउटपुट जो स्टार्टअप होता है वो किस तरह की एक चिप में आपको नज़र आता है। बेसिकली ये आपकी एक रोम चिप है जो पहले से एम्बेडेड होती है सिस्टम के अंदर, मदरबोर्ड पे इंसर्टेड होती है, और ऑब्वियसली इसको चेंज करना या इसको रिप्लेस करना इतना इजी नहीं होता, और कोशिश की जाती है कि ये कभी भी डैमेज ना हो, ये एज़ इट इज़ अपनी वर्किंग कंडीशन में रहे। अगर ये ख़राब हो जाए तो ऑटोमेटिकली आप अपने कंप्यूटर को वर्किंग कंडीशन में नहीं ला सकते बासानी, आपको फिर फर्दर डिफरेंट और एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं। अच्छा जी, जब आपका पहला सेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद अब डिफरेंट कंप्यूटर्स या डिफरेंट आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके प्रोसेस थोड़े से डिफरेंट होते हैं, लेकिन हम एक जनरल व्यू देखेंगे जैसे कि हम विंडोज़ में इसको परफॉर्म करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जैसे ही जो है बूटअप हो जाता है, बायोस जो है वो बेसिकली अपनी वर्किंग कंडीशन में आ जाता है और कंप्यूटर जो है वो अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चला जाता है, जिसमें इनपुट आउटपुट सिस्टम जो कमांड्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन में आती हैं, और इनका काम बेसिकली ये होता है कि आपकी जो भी इनिशियल कमांड्स हैं या जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको मेमोरी में लोड किया जाए। तो जो आपकी इंस्ट्रक्शन बायोस में मौजूद होती हैं वो सारी की सारी आपकी रोम से निकलकर रैम यानी टेम्प्रेरी मेमोरी में जो है वो लोड की जाती हैं, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है।
इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांसफ़र होता है कंट्रोल, वो MS DOS सिस्टम की तरफ जो है कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है। MS DOS आपको पता है कमांड लाइन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे पहले बनाया गया था, और इसके ऊपर तमाम की तमाम आपकी जितनी भी वर्किंग होती है वो कमांड्स के थ्रू होती है। आपकी एक कंसोल यानी ब्लैक स्क्रीन होती है, आप उसमें तमाम कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो नॉर्मली जो कंट्रोल होता है वो फिर MS DOS की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। MS DOS अपनी जितनी भी कमांड्स या जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको ऑटोमेटिकली मेमोरी में लोड करता है और फिर बारी बारी इनको एग्जीक्यूट करता है। इसकी एग्जीक्यूशन के दौरान एक और आपके पास जो है वो कमांड जो है वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस की तरफ आती है, जिसे हम कहते हैं कॉन्फ़िगर डॉट सिस्टम। नॉर्मली इसका काम आपकी जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं या जितने भी आपकी आपने जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट की होती हैं अपने सिस्टम के साथ, उनकी जितने भी ड्राइवर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इससे कॉन्फ़िगर यानी उनको मैच किया जाता है, उनको वेरीफाई किया जाता है और उनकी वर्किंग को देखा जाता है कि आया वो प्रॉपर्ली अपनी वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। और ऑब्वियसली इसकी जो कमांड्स होती हैं वो भी आपकी रैम यानी मेमोरी में लोड होती हैं और CPU फिर उनको एग्जीक्यूट करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है command.com। बेसिकली command.com एक आपके पास कमांड इंटरप्रेटर है यानी एक ट्रांसलेटर है जो कि कमांड्स को जो है वो बारी बारी ट्रांसलेट करता है, और ये नॉर्मली आपका मेमोरी में ऑलमोस्ट ऑल द टाइम जो है वो मौजूद रहता है ये कोड। और इसका काम ये होता है कि आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं उस एप्लीकेशन को आपके कंप्यूटर से डायरेक्टली जो है एग्जीक्यूट करवाने के लिए सबसे पहले उसको वो ट्रांसलेट करता है ताकि कंप्यूटर इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। और इसी के साथ हमारे पास आता है MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड। ये बेसिकली आपका ऐसा जो है कमांड सेक्शन होता है या आपके पास ऐसा कोड ऑफ जो है इंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर ये चेक किया जाता है कि तमाम की तमाम इनिशियल जितनी भी हैं वो स्टेजेस से गुजरने के बाद आप कहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो लेना है, सर्च आउट करना है और फिर उसको जो कंट्रोल्स हैं वो हैंड ओवर करने हैं। मीन्स यहाँ से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है वो जो है कंट्रोल जो है वो ऑटोमेटिक उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, और इसके लिए चेक किया जाता है कि कौन सी डिवाइस है जहाँ से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो सर्च करेंगे, और इसमें हम उसकी प्रायोरिटी चेक करते हैं। मीन्स जिस डिवाइस की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है ऑटोमेटिक जो आपका कंट्रोल होता है वो उसी डिवाइस को ट्रांसफ़र किया जाता है और वहाँ से फिर ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता मेमोरी में लोड होना शुरू होता है, और इस तरह से कंट्रोल जो है वो प्रॉपर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम के हैंड ओवर हो जाता है। अब नॉर्मली हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो कि प्रायोरिटी में आ सकती हैं? आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, आपकी कोई भी CD या DVD रोम हो सकती है, या आप USB फ्लैश के थ्रू भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने प्रायोरिटी किस लेवल पर सेट की हुई है। हाँ जी, जैसी प्रायोरिटी के हिसाब से जो है कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है इस डिवाइस की तरफ, तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो स्टेप बाय स्टेप सेक्शन जो है वो मेमोरी में लोड होना शुरू हो जाता है। और जो सबसे पहले सेक्शन मेमोरी में लोड होता है उसे हम कर्नल का नाम देते हैं। कर्नल हमने पहले भी पिछले लेक्चर में भी देखा था। नॉर्मली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ये वो हिस्सा होता है जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है, और ये ऑलमोस्ट ऑल द टाइम मेमोरी में मौजूद रहता है और बैक पर रनिंग स्टेट में मौजूद रहता है, और ये तमाम की तमाम जितनी भी फर्दर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जितना भी कोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उस सबको हैंडल करता है और एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपके कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र एप्लीकेशंस के दरमियान में। तो जब आपका कर्नल जो है वो लोड हो जाता है और उसको कंट्रोल हैंडओवर हो जाता है, तो सबसे पहले जो उसका काम होता है वो ये होता है कि आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना। तो वो बेसिकली सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का जो पोर्शन होता है उसको मेमोरी में लोड करके एग्जीक्यूट करवाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको स्क्रीन पर जो है वो आइकन्स, मेन्यूज़ और डिफरेंट चीज़ें आपको जो डेस्कटॉप की शेप में नज़र आना शुरू हो जाती हैं। प्रॉपर्ली एक स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। जैसे ही आपकी स्क्रीन सामने आ जाती है मींस डेस्कटॉप आपका रेडी हो जाता है, तो कंट्रोल जो है वो ऑटोमेटिक यूज़र के हाथ में आना शुरू हो जाता है और यूज़र डिफरेंट एप्लीकेशंस और कमांड के ज़रिए ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म करना शुरू कर देता है। हाँ जी स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप होता है। होपफुली आज आपको आज का लेक्चर भी समझ आया होगा, और बेसिकली आज हमने कुछ थोड़ा सा जो है वो थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट देखे हैं कि हमारा कंप्यूटर किस तरह से
स्टार्ट होने के बाद जो है वो हमारे वर्किंग कंडीशन में आता है। आपने कोशिश करनी है इसको समझने की, और कोई भी क्यूरीज हो तो इंशाल्लाह आप जो है इसको फर्दर डिस्कशन में इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।